अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 इंडस्ट्री इन पाकिस्तान और आज हमने करने हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज Why is it important for a country to develop as much industry as possible? यानी कि किसी भी कंट्री के लिए ये ज़रूरी क्यों होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए जाएं? तो इसका जवाब है It is important because industry development raises opportunities of employment। यानी कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे लोगों को रोज़गार मिलता है। बहुत से लोगों को इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर किसी जगह इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगते हैं तो उसके बाहर भी बहुत से रेडी वाले रेडी लगाकर बैठते हैं। कोई जूस पिला रहा होता है, कोई खाने की चीज़ लेकर बैठा होता है। यानी कि अगर एक प्लांट लगता है तो ना सिर्फ लोगों को उस प्लांट में नौकरी मिलती है बल्कि उससे और भी बहुत से लोगों का रोजगार खुल जाता है। It also increases exports of a country। बच्चों, जब मैंने आपको पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, ख़ास तौर पर मशीनरी। तो अगर आप अपने ही मुल्क में अच्छे इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाएंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन डेवलप करेंगे तो आपको वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेंगी बल्कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। आप खुद वो मैन्युफैक्चर चीज़ें दूसरे मुल्कों में भेजेंगे। इसलिए किसी भी मुल्क के लिए इंडस्ट्रीज का लगना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why is it a good idea to use as much home produced raw material as possible? इसका जवाब ये है It is a good idea because then we don't have to import a lot of material for production of a certain thing। यानी कि अगर कोई चीज़ जो हमारे मुल्क में बन रही है उसका रॉ मटेरियल हमारे ही मुल्क से लिया जाए तो फिर वो चीज़ सस्ती बिकेगी, बजाय इसके कि हम वो रॉ मटेरियल किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करें। अगर वो हमें अपने ही मुल्क से मुहैया हो जाए तो उस चीज़ की कीमत कम रहेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में कार्स काफ़ी महंगी हैं, इसी तरह मोबाइल्स भी, इसलिए क्योंकि उनके जो पार्ट्स होते हैं वो दूसरे मुल्कों से आते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें, यही पार्ट्स हमारे अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर किए जाएं तो ये चीज़ें ज़रा सस्ती बिकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच रॉ कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू यार्न। बच्चे, मैंने आपको पढ़ाते हुए कॉटन का पूरा प्रोसेस सिखाया था और बताया भी था और आपसे ये भी कहा था कि इस प्रोसेस पर अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज या वीडियोस देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका आंसर यहां फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले होती है जिनिंग। जिनिंग में क्या होता है कि जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनसे सीड्स को अलग किया जाता है, उन सीड्स का ऑयल निकाला जाता है और उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है वो जानवरों को डाल दिया जाता है। जिनिंग के बाद आ जाती है कार्डिंग। कार्डिंग मशीन में जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनको स्ट्रेटन किया जाता है। कार्डिंग के बाद ड्रॉइंग मशीन। ड्रॉइंग मशीन उस स्ट्रेटन कॉटन को मजीद स्ट्रेट करती है और स्ट्रेट थ्रेड्स में सेपरेट भी करती है। उसके बाद स्पिनिंग मशीन। स्पिनिंग मशीन उन थ्रेड्स को एक वूल की फॉर्म देती है। देन द वूल गोज टू यार्न, यानी कि उस वूल का फिर यार्न बनाया जाता है और यार्न एंड पे क्लोथ्स, टॉवल्स और डिफरेंट
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द सल्फर माइंस लोकेटेड इन पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान में सल्फर माइंस किस जगह हैं? Sulfur mines are located in the western side of Pakistan because this is where volcanoes usually occur. यानी कि सल्फर माइंस ज़्यादातर पाकिस्तान के उन इलाकों में पाई जाती हैं जहां पे वॉल्केनोज ज़्यादा हों। वॉल्केनोज आपको पता है ना, आतिशफिशा पहाड़ को कहते हैं, जिनके नीचे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से पत्थर पिघलते रहते हैं एंड फाइनली एट अ सर्टेन पॉइंट वो सारा लावा बाहर आ जाता है। गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान? यानी कि जिन प्लांट्स में सीमेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है वो पाकिस्तान में कहां हैं? Cement manufacturing plants are located at many places. Some of them are Jamshoro, Hub, Chakwal district, Haripur, Nौशेरा and कोहाट। बच्चों वैसे तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पाकिस्तान में कई जगहों पर हैं, बट आई हैव मेंशन्ड ओनली अ फ्यू प्लेसेस। अगर आप चाहें तो आप मजीद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का जिक्र भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट से देख सकते हैं और अच्छा होगा अगर आप देख लें, बिकॉज देन यू विल हैव अ ग्रेटर आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द गवर्नमेंट कंसिडर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सो इम्पोर्टेंट? यानी कि गवर्नमेंट के लिए कॉटेज इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कॉटेज इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, स्पेशली विलेजर्स। कॉटेज इंडस्ट्री इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हर शख्स इस काबिल नहीं होता कि वो कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। इसलिए जो लोग ज़रा गरीब हैं, जिनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकें, वो कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करते हैं। उनको बैंक से लोन भी मिल जाता है जिससे वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर सकें एंड लेटर ऑन जब प्रॉफिट आ जाए तो बैंक को वापस कर दें। लेकिन इस सब से फ़ायदा ये होता है कि बेरोज़गारी कम होती है, ख़ास तौर पे विलेजेस में, क्योंकि विलेजेस में तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स भी नहीं लगे हुए होते, तो वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा नौकरियाँ नहीं होती। तो अगर कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप्ड हो तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलता है और फिर उस स्मॉल स्केल बिजनेस से कभी कभी वो लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मीटिंग लोकल नीड्स। आपने पढ़ा था अपने चैप्टर के दौरान कि कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोकल नीड्स को मीट करती है यूजुअली। बहुत कम ऐसा होता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनने वाली चीज़ें दूसरे मुल्कों में भेजी जाएं, क्योंकि दूसरे मुल्कों में ज़्यादातर वो चीज़ें भेजी जाती हैं जो बहुत बड़ी तादाद में आपके मुल्क में बन रही हों। कॉटेज इंडस्ट्री में चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं बनती, एक स्मॉल अमाउंट में बनती हैं जो कि सिर्फ लोकल नीड्स को ही मीट कर सकती हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the three main given cities for cotton production and the cotton growing areas. Each city has some advantages and some disadvantages. What are these? Notice how far they are from the main cotton growing areas and the distance to a major port for exporting the cotton and importing machinery, transport links, workforce, etc. यानी कि जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन प्लांट्स लगे हुए हैं और जो कॉटन ग्रोइंग फील्ड एरियाज़ हैं, इनके आपस में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है या जो भी फैसिलिटीज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर कमेंट करना है। यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं। 3 मेन cities are Karachi,
हैदराबाद एंड फैसलाबाद। जो 3 मेन सिटीज हैं जहां पे कॉटन प्रोडक्शन के प्लांट्स लगे हुए हैं वो हैं कराची, हैदराबाद एंड फैसलाबाद। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कॉटन ज्यादातर पंजाब और सिंध में उगाई जाती है। अब एडवांटेजेस क्या हैं? These cities have got good roads for transportation. अब ये जो शहर जो मेंशन किए गए हैं इनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पे कॉटन प्रोसेसिंग के अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ अच्छी सड़कें हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई दूर दराज कॉटन फील्ड है तो अच्छी रोड्स के थ्रू आप वहाँ तक पहुँच सकते हो और वहाँ से कॉटन लाई जा सकती है। अगर कोई ऐसा इलाका हो जहाँ पे रोड्स अच्छी ना हो, जहाँ पे चीज़ें पहुँचाना और वहाँ से मंगवाना मुश्किल हो, तो फिर कॉटन को लेकर आना, कॉटन को लेकर जाना, ये सब कुछ मसला बन जाता है। लेकिन अगर ये काम किसी मेन सिटी में होना हो, जैसे कराची हो गया, फैसलाबाद हो गया, तो फिर अच्छी रोड्स और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से कॉटन की ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन ऑयल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन इज वेरी हाई। ये तो बात सच है कि अगर रोड्स अच्छी हों तो ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन ये भी बात सही है कि फिर दूर दराज इलाकों से चीज़ें लाने में बहुत पैसा लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक कॉटन प्रोडक्शन प्लांट है कराची में और आपने किसी फील्ड से, कॉटन प्रोड्यूसिंग फील्ड से कॉटन कराची पहुंचानी है, कराची पोर्ट तक पहुंचानी है, तो जो ऑयल एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि जो सफ़र पे पैसा लगेगा, उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चों, आपको ये भी पता है कि ऑयल की प्राइस हाई या लो होती रहती है, इसलिए इससे कॉटन की कीमत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेम गोज फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी। बिल्कुल यही बात उस मशीनरी के लिए भी है जो इंपोर्ट की जाती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि अगर आपने कराची से या किसी मेन सिटी से किसी कॉटन प्रोड्यूसिंग फील्ड तक कोई हैवी मशीनरी ट्रांसपोर्ट करनी है तो आपको इसमें ना सिर्फ पैसा लगेगा, आपकी कोशिश भी बहुत ज़्यादा लगेगी। रोड्स होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है उसकी वजह से प्रोडक्ट की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच स्पोर्ट्स इज पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस? यानी कि पाकिस्तान कौन सी स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है? पाकिस्तान इज फेमस फॉर हॉकी। हॉकी इज आवर नेशनल गेम एज वेल, और हम हॉकी के लिए ही दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि हम हॉकी के कई वर्ल्ड कप्स जीत चुके हैं, कई गोल्ड मेडल्स ले चुके हैं, इसलिए हम हॉकी की वजह से दुनिया में जाने जाते हैं। नेम सम ऑफ आवर प्लेयर्स हु आर नोन एंड रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम देने हैं जिनका ताल्लुक तो पाकिस्तान से हो, लेकिन वो दुनिया भर में जाने जाते हों। पाकिस्तान इज फेमस फॉर हॉकी, तो हॉकी का पहला प्लेयर सुहेल अब्बास, ही इज वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर हिज स्किल्स ऑफ प्लेइंग हॉकी। फिर शाहिद आफरीदी, शाहिद आफरीदी का आप सबको पता है, ही इज अ क्रिकेट प्लेयर एंड ही इज वर्ल्ड फेमस। उसके बाद जहांगीर खान, जहांगीर खान वॉज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ स्क्वॉश। इनके अलावा भी बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आज भी उनका जिक्र किया जाता है, उस स्पोर्ट्स का जब भी जिक्र आता है इन पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम बीच में मेंशन किया जाता है, और अगर आप चाहें तो आप मजीद प्लेयर्स के नाम लिख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज वाला सेक्शन भी खत्म हुआ और हमारा चैप्टर भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।